So yeah, hello, hi everyone. This is Taran. आपका लेक्चर 1 तो ख़त्म हो चुका है। फोर्स पे हमने मैक्सिमम थ्योरी यहीं पर कंप्लीट कर दिया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमने जाना, इक्विलिब्रियम के बारे में हमने जाना, फोर्स एज अ होल बेसिक उसके बारे में भी हमने सब कुछ जान लिया था, राइट। और आपका क्या बोलते हैं, लेक्चर 2 में एक और चीज़ जो है बचा है थ्योरी का, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर हम लोग को बस मीटर रूल पे कुछ क्वेश्चंस करना है और फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, नॉर्मल टॉर्क में भी हमने लेक्चर 1 में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिया था लास्ट में, 3 या 4 न्यूमेरिकल्स, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा करके, राइट। तो हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो हम बताएंगे। तो आपने कभी तो ये छेड़खानी किया ही होगा। एक नॉर्मली आप एक सुई ले, मतलब एक धागा ले लीजिएगा और ये धागा में आप क्या एक स्टोन जो है इसमें बांध दीजिएगा और यूं घुमाइएगा। ठीक है, राइट। तो ये क्या है, कांस्टेंट एक सर्कुलर मोशन है ना। अगर आप ऐसा करते हो तो पढ़ लिख के अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अच्छी बात है, हैं? राइट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहीं से आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, कैसे, देखिए अगर ये सोच लीजिए एक सर्कुलर मोशन है तो कभी तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, या फिर कभी ऐसा होगा, राइट। अगर हम लोग किस तरफ भी फेंकते हैं तो स्टोन, अगर हम लोग यहाँ पर स्टोन को रिलीज करते हो तो स्टोन ऐसा चला जाएगा। अगर यहाँ स्टोन रिलीज है तो ऐसा आएगा। अगर यहाँ पर हम लोग स्टोन, सपोज हमारा धागा से निकल गया, रिलीज हो गया, तो इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर ये फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, राइट। सपोज हम लोग ये नॉर्थ ले लेते हैं, ये हमारा क्या होगा वेस्ट, ये साउथ की तरफ और ये ईस्ट की तरफ, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पीड तो हमेशा से कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्पीड हमेशा से कांस्टेंट रहेगा, स्पीड रिमेन कांस्टेंट। सोच लीजिए, आप मान लीजिए यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्पीड हमेशा से कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं, वेलोसिटी तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है उससे, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं, वेलोसिटी वेरीज। क्यों वेलोसिटी वेरीज? क्यों? डायरेक्शन की वजह से। ओके, वेलोसिटी वेरीज जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन कभी इस तरफ रहेगा तो नॉर्थ होगा, इस तरफ रहेगा तो वेस्ट रहेगा, इस तरफ तो साउथ, इस तरफ तो ईस्ट, है ना। वेलोसिटी वेरीज ड्यू टू direction, there will be like direction changing, right? Direction will be changed, so velocity will be varying to us. और अगर velocity varies हो रहा है तो obviously acceleration भी क्या होगा, वेरी होगा। acceleration varies क्योंकि acceleration क्या होता है, change in velocity by time। अगर वेलोसिटी वेरीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। हाँ, तो उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और अब ये एक्सेलरेशन जहां आ गया तो वहां पर फोर्स का बात तो होगा ही फॉर श्योर, है ना। जहां एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ फोर्स आएगा, और F इज इक्वल टू हमें पता है क्या, एम ई। ठीक है, जहां पर ए क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और F क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो A इज इक्वल टू, आप यहाँ पर A इज इक्वल टू फॉर्मूला जान जाइएगा, क्या है, v² बाय r। कहाँ से आया, इसका भी एक बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डिराइव करने के लिए, इसके लिए भी आपको v² बाय r लाने के लिए
एक डेरिवेशन का जरूरी है जहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम आएगा, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी नहीं है, वो कहाँ पर है, 11th में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर अभी मैं बताऊंगा तो ये जनरली जस्ट बिकॉज यहाँ से हम एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं, ये ऐसा एक रहेगा, राइट, और ये ऐसा, तो एक ट्रायंगल फॉर्म बनेगा, इससे फिर वो क्या करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के सिमिलैरिटी प्रूव करता है, और वहां से ये फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन का v²/r। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी, a इज इक्वल टू v²/r नहीं है, आप अभी के लिए बस जान जाइए एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r। तो f इज इक्वल टू क्या होगा, mv²/r। आपके बुक में भी वैसे ही दिया है, v²/r का डेरिवेशन नहीं दिया है आपके बुक में, राइट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r लेने के लिए बोल दिया है बस आपको, है ना। अगर मैं इसको बताऊं, बता सकते हैं, लेकिन वही है 10 से 15 मिनट है उसका डेरिवेशन, राइट, v²/r कहाँ से आया करके। तो यही है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट, और सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा याद रखना, एक सर्कल है तो वो हमेशा सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, हमेशा टुवर्ड दी सेंटर होता है। ये सोच लीजिए ये सेंटर है, तो ये हमारा क्या होगा, आर, और इस तरीके से कैसे, ये जो है वेलोसिटी जा रहा है ना, ऐसा ऐसा ही जा रहा है ना, है? तो हमेशा सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, वो टुवर्ड दी सेंटर होता है। ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड दी सेंटर। और ये जो फोर्स है ना, इसका एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, ये एक रियल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स हम समझ रहे हैं ना क्या है, हम ये चीज फील भी कर पाएंगे। ओके, तो वो क्या है, एक रियल फोर्स है। लेकिन अगर अभी मैं सेकंड वाला चीज जो बताने वाला हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा, सेकंड वाला चीज जो है, सेंट्रीपेटल फोर्स का उल्टा है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितने लोग जो है, ये बाजार आता है ना, मीना बाजार वगैरह आता है, तो ये बड़ा सा एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, पेरिस व्हील, फेरिस, आपने बताया, मुझे नहीं पता था, मुझे फेरिस बोलते हैं। ये समझ गया ना, ये बड़ा सा झूला जो होता है, जिसमें मैंने कुछ करतब दिखाया था, हैं, तो वही वाला है, पेरिस बोलते हैं उसको, फेरिस। ओके, तो जो भी, हाँ जो भी, ठीक है, तो यहाँ पर सपोज आप बैठे हो आपके प्रिय दोस्त के साथ, है ना, आप जो है ये ऐसा घूम रहा है, ओके, ये सोच लीजिए घूम रहा है, यहाँ पर एक डाला है, सोच लीजिए, ठीक है, ऐसा डाला होता है ना, हाँ, ये डाला में बैठते हैं, दो लोग बैठे हैं, गए, हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं दो है, वीआईपी वाला झूला है, ठीक है, एक जगह एक, दूसरे जगह एक, ओके, तो दो है, तो क्या करें, आप लोग तीन दोस्त गए हो, ठीक है, तीन दोस्त गए हो, तो ये दो कई जगह था, तीसरे का जगह नहीं था, और वो बोला कि बैठूंगा तो आप लोग के साथ ही बैठूंगा, दूसरे डाला में नहीं बैठूंगा, ओके, तो आपने क्या किया, उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार दिया, ठीक है, और आपने उसको बोला कि आप नीचे से देखते रहो, बोला, ओके, ये एक बंदा है जो आपने छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, आप दोनों तो बैठ गए आराम से यहाँ पर, ओके, आराम से बैठ गए, और जो है, ठीक है, बनाना पड़ा आपके लिए, ओके, तो जनरली क्या हुआ, तो यहाँ से क्या किए, देखिए, ओके, तो अभी देखिए क्या कहानी है इसमें, तो इसका नाम है, सोच लीजिए रमेश, ओके, और ये बंदे का नाम है सुरेश, और जो तीसरा बंदे था उसका मुकेश, ठीक है, तो तीन लोग गए थे, रमेश, सुरेश और मुकेश, ये डायरी मिल्क ऐड नहीं चल रहा है रमेश, सुरेश और मुकेश, ओके, तो मुकेश के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ठीक है, रमेश और सुरेश दोनों तो चले गए, डाला में बैठ गए, ओके, और ये बेचारा देखते रह गया, ओके, ये दोनों जो है घूम रहे, तो हमेशा अभी याद, ध्यान से सुनिए, ये दोनों क्या है, रोटेटरी फ्रेम में है, ठीक है,
फ्रेम में है, मतलब वो घूम रहे हैं, है ना। और ये जो मुकेश है वो क्या है, नॉन रोटेटरी फ्रेम में। राइट। तो वो क्या कर रहा है, ये दोनों को देख रहा है। तो यहाँ पर सोच लीजिए सुरेश इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ओके, सुरेश को कुछ पता नहीं है फिजिक्स के बारे में, सो शान से बैठा है, ओके। और वो दोनों दिमाग लगा रहे हैं, रमेश और मुकेश। मुकेश देख रहा है सुरेश को, ठीक है। मुकेश जो है वो क्या देख रहा है, सुरेश को देख रहा है, राइट। सुरेश उसके लिए क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। वो बेचारा क्या है, नॉन रोटेटरी फ्रेम में है, तो वो क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। मुकेश को कैसा लग रहा है कि सुरेश घूम रहा है, लेकिन सुरेश बैठा हुआ है, ओके। लेकिन वो जो है नॉन रोटेटरी फ्रेम में है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि सुरेश घूम रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं यही चीज रमेश को पूछूं, तो रमेश के तो साइड में ही बैठा है सुरेश, तो रमेश के लिए सुरेश क्या है, बैठा हुआ है ना, वो तो नहीं घूम रहा है, राइट। अगर मैं मुकेश का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं, ठीक है, मुकेश का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं, तो क्या होगा, सुरेश इज मूविंग, ठीक है, मूविंग, राइट, इन मूविंग इन ए सर्कुलर वे, मूविंग इन ए सर्कुलर वे। लेकिन अगर मैं रमेश का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं, ठीक है, रमेश का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं, तो वो क्या होगा, वो क्या बोलेगा, रमेश का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेगा वो, कि मुकेश, सुरेश इज, ओके, ये रमेश है क्या, सॉरी मुकेश, रमेश तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका ना, नहीं नहीं मुकेश दिया, अच्छा रमेश, ओके। तो रमेश पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, सुरेश इज सिटिंग आइडियली, ठीक है, सुरेश इज सिटिंग आइडियली, ओके। वो जो है मूव नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन देखिए मूव तो नहीं कर रहा है, उसने बोल दिया रमेश ने, लेकिन उसके जो है डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना। वो कुछ तो मूव कर रहा है, बेशक डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, लेकिन वो मूव तो कर रहा है ना। तो ऑब्वियसली उसका कुछ स्पीड वेलोसिटी कुछ तो होगा ही, तभी तो वो मूव कर रहा है, राइट। वो बैठा है, तो वो बस बोल दिया, ठीक है, रमेश तो बोल दिया कि ऐसे, हाँ हम लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फोर्स है जो वो क्या कर रहा है, हमें अंदर की तरफ खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है। और ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है। लेकिन हम अंदर की तरफ तो जा नहीं रहे, वो खींच तो रहा है लेकिन अंदर की तरफ हम जा नहीं रहे, मतलब ऑब्वियसली कुछ तो कुछ फोर्स है जो हमें बाहर की तरफ भी क्या कर रहा है, खींच रहा है इक्वली। जितना मैग्नीट्यूड का क्या होगा, ये अंदर जा रहा है, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स कितने मैग्नीट्यूड के होंगे, ऐसे बाहर भी कुछ तो फोर्स होगा जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ इन्हें नहीं। अब इसको जो है ईगो हट हो जाएगा ना रमेश का, क्योंकि वो बोल रहा है, रमेश बोल रहा है कि हम कांस्टेंट है, सुरेश जो है कांस्टेंट है, बैठा है, ठीक है, लेकिन कुछ फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू को उसको क्या करना है, सही करना है। रमेश जो है अपना तर्क रखने वाला है, राइट। वो नहीं चाहता है कि मैं गलत हूं, तो वो क्या बोल रहा है, चलो कुछ तो फोर्स अंदर खींच रहा है, तो कुछ फोर्स होगा जो क्या कर रहा है, हमें बाहर भी है, तभी तो हम क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर रुके हुए हैं, नहीं तो हम तो सेंटर में आ जाते, राइट। तो कुछ ऐसे फोर्स हैं जो हमें अवे खींच रहा है, अगर वो टुवर्ड द सेंटर है तो देयर इज सम फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर, तभी तो हम लोग का जो है मूव नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट बैठा है सुरेश, नहीं तो आ जाता नहीं बीच में, है? आ जाता ना बीच में, भरता हो जाता उसका। हम्म? तो वो जो है यहाँ पर बैठा है, इसकी वजह से क्या है, वो कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं है वो क्या है, एक इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है, एक इमेजिनरी फोर्स है, और उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। मतलब अगर ये प्लस एफ सेंट्रीपेटल है, एफ सी पी है, तो ये क्या होगा, माइनस एफ सी एफ,
सेंट्रीफ्यूगल। ओके, राइट, वो ये साबित करना चाहा। तो ऑब्वियसली ये चीज तब होगा जब एक इंसान एक नॉन रोटेटरी फ्रेम से देख रहा है और एक जो है रोटेटरी फ्रेम से देख रहा है। तो ये नॉन रोटेटरी फ्रेम वाले को ये फोर्स नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखेगा। नॉन रोटेटरी फ्रेम के लिए क्या है, सिर्फ सेंट्रीपेटल फोर्स ही है। लेकिन ये बंदा इसके साथ बैठा हुआ है, रमेश जो है वो सुरेश के साथ बैठा हुआ है, इसीलिए उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू को सही करने के लिए वो एक फोर्स जबरदस्ती क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, राइट। तो ये जो जबरदस्ती फोर्स जो है, वो इमेजिनरी फोर्स जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपने आप को सही करने के लिए उन्होंने एक फोर्स का नाम दे दिया, दैट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या बोलते हैं, विशियस फोर्स भी बोलते हैं, VICIOUS, ठीक है, विशियस फोर्स या फिर फिक्शियस फोर्स भी बोलते हैं। ओके, फिक्शियस फोर्स, वर्चुअल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, वर्चुअल फोर्स भी बोलते हैं। ये रियल फोर्स है सेंट्रीपेटल, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या है, वर्चुअल फोर्स है, फेक फोर्स, जो नाम दो, ठीक है, बेचारा बुरा नहीं मानेगा वो। ओके, कुछ भी नाम दो आप, क्लियर, समझ में आपको सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो वही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा याद रखना, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी वेरीज। वही एक पॉइंट है जिसमें आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को डिफरेंशिएट कर पाओगे। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का अलग है सीन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जैसे वेलोसिटी वेरी करते हैं, वैसे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के नहीं। ओके, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की वेलोसिटी वेरी करेंगे नहीं, वो तो डायरेक्ट ऐसा ट्रैवल करेगा, तो उसका तो एक ही डायरेक्शन होगा, कभी और डायरेक्शन कुछ चेंज वेंज होगा क्या, नहीं। तो ये जो है एक मात्र डिफरेंस है, और जिसके वजह से एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरी नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा, राइट। क्लियर। तो वो जो है डिफरेंस है आपका सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल। अगर आपको डिफरेंस पॉइंट बनाना पड़े तो इट्स अ रियल फोर्स, इट्स अ वर्चुअल फोर्स, इट एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। एंड जस्ट गिव सम एग्जांपल अबाउट दिस, ये वाला एक एग्जांपल दे दीजिएगा सेंट्रीफ्यूगल में, ठीक है। सेंट्रीपेटल में कुछ भी इलेक्ट्रॉन वाला बता दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट्स अ सेंट्रीपेटल फोर्स, एवरीवन इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड द न्यूक्लियस, राइट। तो वो एक सेंट्रीपेटल फोर्स का एग्जांपल हो सकता है, क्लियर। तो अभी हम लोग जो है क्वेश्चंस पे आते हैं। मीटर रूल के क्वेश्चंस थे कुछ, तो मैंने पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए थे, मेरे को ये खोलता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, मीटर scale is fixed at 50 cm mark and is free to rotate in a vertical plane. Two 50-gram weights are suspended from 10 cm and 75 cm mark. Calculate the resulting moment of force of this arrangement. अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा है वो, एक मीटर रूल है, ठीक है, और ये मीटर रूल कहाँ पर है, 50 cm मार्क में बैलेंस्ड है। ओके, यहाँ पर आपका क्या है, फलक्रम है, और एक 10 cm लगभग यहाँ होगा, और थोड़ा इधर ले लो, ठीक है, 10 cm मार्क इधर होगा। यहाँ पर मैंने एक 50 ग्राम का क्या किया है, वेट हैंग किया हुआ है, ओके, और एक 75 मार्क यहाँ पर है, सोच लीजिए, ठीक है, 75 cm। यहाँ पर मैंने एक क्या किया है, 50 ग्राम का हैंग किया हुआ है, क्लियर। यही चीज वो बोल रहा है, देख लीजिए, फिक्स्ड एट 50 cm मार्क, 250 ग्राम वेट्स, one is 10 cm, the other one is 75 cm मार्क। कैलकुलेट द रिजल्टिंग मोमेंट बोल रहा है, तो रिजल्टिंग मोमेंट हम निकाल सकते हैं। ये होगा आपका क्या, कौन सा मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा, क्लॉकवाइज। तो ये दोनों में डिस्टेंस कितना है, 25 cm का, और ये दोनों में डिस्टेंस कितना है, सॉरी, ये दोनों में कितना का डिस्टेंस है,
40 cm का डिस्टेंस है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको कितना होगा? 40 इंटू 50 कितना हो रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है या माइनस? प्लस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 50 कितना? 2000 ग्राम सेंटीमीटर, राइट। और क्लॉकवाइज मोमेंट आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस। ये आपको इधर देखना है। 25 50 के इधर है, 25 cm का फर्क है, और ये भी 50 है, मतलब 25 इंटू कितना? 50। 25 इंटू 50 बताओ कितना होगा? माइनस 1200 ग्राम 1250। ठीक है, 1250 ग्राम सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर पूछा है रिजल्टिंग मोमेंट, तो रिजल्टिंग मोमेंट किसके तरफ झुकेगा? वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ झुकेगा, क्योंकि प्लस ज़्यादा है। तो आपका कितना झुकेगा? वो प्लस 750 ग्राम सेंटीमीटर झुकेगा वो, है ना। एंटी क्लॉकवाइज आपने ये प्लस दे दिया तो काफ़ी है, नहीं तो आप साइड में लिख भी दीजिएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ 5 न्यूटन मीटर टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ बोल्ट। Calculate the amount of force to be applied on the spanner at length of 25 cm from the bolt. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक स्पैनर है पाना टाइप का। ओके, और ये पाना को हम लोग एक नट को खोल रहे हैं। सोच लीजिए नट है, और ये हमने क्या किया? एक पाना लिया हुआ है ऐसा। ओके, और ये नट को आप खोल रहे हो, तो ये पाना कितना का है बोल रहा है? 25 cm का। और हम कितना जो है टॉर्क लगा रहे हैं? 5 न्यूटन मीटर का। तो हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क आपका कितना जनरेट हो रहा है? 5 न्यूटन मीटर। फोर्स आप कितना लगा रहे हो बोल रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 25 cm। 5 न्यूटन मीटर है क्या? हाँ, 5 न्यूटन मीटर है। तो आप ये 25 cm को क्या करोगे? मीटर में लोगे, तो 25 बाय 100, तब आपका फोर्स न्यूटन में आएगा। हाँ, तो कर दीजिए। F इज इक्वल टू कितना होगा? 5 इंटू 100 दैट इज 500 बाय 25, 20 न्यूटन। समझ में आया सबको? हाँ, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। ओके, 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ बॉय ऑफ मास 30 kg is sitting at a distance of 2 meter from the middle of a seesaw. Where should another boy of mass 40 kg sit to balance the seesaw? मतलब ये सीसॉ है, ये मिडिल है, सोच लो सीसॉ का, और कितना डिस्टेंस है मिडिल से? 2 मीटर है, और यहाँ पर बैठ रहा है एक 30 kg का बंदा, राइट। तो 40 kg का बंदा कहाँ बैठेगा ताकि क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज, दैट इज 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 इंटू डी। तो ये होगा 60 इज इक्वल टू 40d, और d इज इक्वल टू 60 बाय 40। 0 0 गया, ये कितना हो गया? 1.5 मीटर ना। तो 1.5 मीटर के दूरी में ये 40 kg वाला आदमी को बैठाओ, तो 30 kg वाला आदमी क्या करेगा? बैलेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। फोर्स दिया हुआ है 150 न्यूटन यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 0.4 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हमें फोर्स दिया हुआ है कितना? 150 न्यूटन, और हमें बोल रहा है लीवर हैंडल ऑफ लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? 0.4 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर सवाल बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द हैंडल इफ ही इज एबल टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 60
न्यूटन। कैसे करोगे इसको? हम्म अगर 150 न्यूटन अगर फोर्स लगा रहा है वो, तो लीवर हैंडल ऑफ लेंथ कितना होगा? 0.4 मीटर। और अगर 60 न्यूटन में ही खोल देगा तो लेंथ कितना होगा वो बोलो। तो वही चीज है यहाँ पर, फोर्स इनटू आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क निकलता है। टॉर्क दोनों में सेम जनरेट करना है आपको, ठीक है, टॉर्क दोनों में सेम जनरेट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो फोर्स यहाँ पर कितना है? 150 न्यूटन, और डिस्टेंस यहाँ पर कितना है? 0.4। ये होगा आपका टॉर्क 1, राइट। और टॉर्क 2 भी क्या होगा? सेम होगा। किससे? टॉर्क 1 से। लेकिन आपका यहाँ पर फोर्स लगा रहा है 60, तो ये कितना होगा वो बोल रहा हूँ, लेंथ कितना होगा। ये टॉर्क 2 इज इक्वल टू क्या? टॉर्क 1। तो आप ये दोनों को इक्वल कर सकते हो, है ना, ये इक्वेशन को। तो 150 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 60 इंटू L2। तो L2 इज इक्वल टू कितना होगा? 150 इंटू 0.4 बाय 60, 2 जा और ये 5 जा, और ये 0.2, 5 इंटू 0.2 कितना होगा? 1 मीटर। ओके, तो 0.4 मीटर नहीं होके 1 मीटर अगर होगा तो आप 60 न्यूटन फोर्स लगा के भी सेम टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल बैलेंस हॉरिजॉन्टली एट द 44 cm mark, ठीक है, एट द 44 cm mark when a weight of 20 gram is placed at the 15 cm mark, what is the weight of the meter scale? ओके, ये क्वेश्चन भी जाना पहचाना लग रहा है, हाँ? तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक मीटर स्केल है, राइट, मीटर स्केल है, और वो कहाँ पर बैलेंस्ड है? 44 cm मार्क में बैलेंस्ड है। लेकिन जनरली एक मीटर स्केल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है? 50 cm में। तो ये जो इतना डिस्टेंस है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा? वो क्लॉकवाइज मूवमेंट। और यहाँ पर क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और आपको बोला है 15 cm में, 15 cm मार्क में कितना जो है उसने प्लेस किया हुआ है? 20 ग्राम। 15 cm मार्क में उसने जो है 20 ग्राम का एक फोर्स दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों में डिस्टेंस कितना है बताओ? 29 cm का डिस्टेंस। तो 20 ग्राम इंटू 29 ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज कितना होगा? 15 माइनस 44, दैट इज 6 इंटू, ये क्या होगा सोच लो, डी, मीटर रूल का वेट। मीटर रूल का वेट कितना होगा? डी। इसमें मीटर रूल का वेट ही गिरने वाला है ना, और तो कुछ गिरेगा नहीं। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू 20 इंटू 29 बाय 6। ओके, तो 290 बाय 3, 726, सॉरी 96, ओके, 96 पॉइंट कितना? 666। तो ये कितना हो जाएगा सोच लो? 97 ग्राम का डाल दिया रहो। ओके, ये तो अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 96.66 ग्राम, राइट, ठीक है ना। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। तो इधर देखिए, स्टीयरिंग व्हील, ओके, स्टीयरिंग व्हील कैसा होता है? ऐसा होता है स्टीयरिंग व्हील, ओके, ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर। तो डायमीटर है 0.5 मीटर, इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा रोटेट हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा रोटेट हो रहा है, राइट, हाँ, मैंने उसको ऐसा रोटेट किया हुआ है, राइट। तो बाय अप्लाइंग 2 फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। तो अगर रोटेट ऐसा कर रहा है तो पहला ये फोर्स एक होगा, दैट इज 6 न्यूटन, और जब एक और ऐसा फोर्स होगा, ये भी होगा कितना? 6 न्यूटन। ओके, हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसा किया तो ये नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो 6 न्यूटन और 6 न्यूटन दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही होगा ना, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। ड्रॉ अ डायग्राम मैंने कर दिया टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल अप्लाइड। मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा?
कपल क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपका कितना है? 6 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर। तो आपका कितना आएगा आंसर? मोमेंट ऑफ कपल कितना आने वाला है? 3 न्यूटन मीटर। समझ में आया आपको? हाँ, कपल का जो है फॉर्मूला आपको लगाना है। ओके, और डायग्राम मेन था जो आपने बनाया, ये डायग्राम, और बस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो फोर्स आपका 6 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर। तो ये आपने इनटू कर दिया तो आंसर आ गया आपका 3 न्यूटन मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्या है, देखिए, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। मीटर रूल मतलब 100 सीएम का होता है ना? 1 मीटर रूल, राइट। तो ये 100 सीएम का होता है। और हमेशा याद रखना, मीटर रूल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पर होता है? बीच में होगा, ठीक है, दैट इज 50 सीएम। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवेटेड एट इट्स मिड पॉइंट। यहीं पर पाइवेट किया गया है, मतलब यहीं पर आपके जो फलक्रम होता है, ठीक है, वो रखा गया है। A weight of 50 GF is suspended at one end of it. ओके, तो ये कोई सा भी एंड आप ले लीजिए। यहाँ पर नहीं बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है रखा है कितना? 50 GF, ग्राम फोर्स। ओके, आप कुछ और ले रहे? 50 ग्राम force is suspended at one end of it. So where should a weight of 100 GF be suspended to keep the rule horizontal? मतलब ऑब्वियसली हम लोग का जो 100 GF का फोर्स है, 100 ग्राम फोर्स, हम कहाँ रखेंगे? अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो इसको क्या करेंगे? राइट हैंड साइड। और ये बोल रहा है एट वन एंड, एट वन एंड मतलब पूरा एंड में ही उसको रखिए। तो हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाएगा। डिस्टेंस कितना होगा? 50 सीएम होगा कि नहीं? 50 जीएफ का फोर्स हमने रखा है। तो 100 सीएम का 100 जीएफ का फोर्स हम कितने डिस्टेंस में रखेंगे जो हमारा मीटर रूल क्या होगा? हॉरिजेंटल रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा? बैलेंस्ड रहेगा। इसमें आपको लगाना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाएगा, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाएगा। ध्यान से सुनिएगा, है? ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो इसका तो हमें नहीं पता डिस्टेंस, क्या लेंगे? डी ले लेंगे, है ना? क्योंकि मोमेंट वही होता है एफ इंटू डी। मोमेंट क्या होगा? एफ इंटू डी ही होता है। तो यहाँ पर एफ कितना है? 50 जी एफ, इंटू डी कितना है? 50, इज इक्वल टू, यहाँ पर मोमेंट फोर्स कितना है? 100 जीएफ। लेकिन कहाँ पर रखना है यही तो पूछा है हम। कहाँ पर रखोगे जो हमारा क्या होगा? बैलेंस्ड रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। ओके, तो 50 इंटू 50 कितना? 2500 इज इक्वल टू ये होगा कितना? 100 डी, और डी इज इक्वल टू 25 सीएम। 25 सीएम राइट की लेफ्ट? 25 सीएम राइट ऑफ क्या? फलक्रम या मिड पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है, राइट ऑफ मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट है उसके राइट में। ओके, तो ये सोच लो, ये जो डी मैंने रखा है वो दे दीजिए कितना? 25 सीएम। ये सोच लो ये 50 सीएम है, थोड़ा और आगे ये कर दो, ठीक है, पास ले आओ, रियलिस्टिक लगेगा। ओके, 25 सीएम। समझ में आ रहा है? आया ये क्वेश्चन? क्लियर है? इस प्रकार का ही क्वेश्चन रहे रहा है ना? देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन है। ये देखिए, द डायग्राम बिलो, मैं बताऊंगा डायग्राम बिलो। ओके, शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट ओ। एक यूनिफॉर्म बार है, इस तरीके का यूनिफॉर्म बार है, सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट ओ। इसका सोच लीजिए एक मिडिल पॉइंट है ओ। A weight of 40 GF is placed at a distance of 40 cm to the left of point O.
मतलब पॉइंट टू के कितने लेफ्ट में, बताओ यार, 40 cm, ठीक है, 40 सेंटीमीटर में मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक वेट जो है हैंग कर रहा हूँ, और ये वेट कितना है, 40 ग्राम फोर्स का। तो हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद अ वेट ऑफ 80 GF? अगर मैं यहीं रखूंगा 80 GF तो ये तो पूरा लुढ़क जाएगा नीचे, तो है कि नहीं है। तो हम लोग को 80 GF फोर्स कहाँ रखना पड़ेगा, या तभी हम कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना, नहीं तो ये तो ऐसा ही हो जाएगा। तो आप हमेशा 80 GF को कहाँ रखोगे, ये लेफ्ट में, तो 80 GF हमेशा कहाँ होगा, राइट में। और फिर कितना डिस्टेंस में हम रखेंगे वो मैटर करता है, कितना डिस्टेंस में रखेंगे जो हमारा बार जो है यूनिफॉर्म रहेगा, हॉरिजेंटल रहेगा। बताओगे मेरे को करके। हम्म तो आप इसमें वही है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाओगे। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, 2-3 बार लिख दो, याद हो जाएगा। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। हाँ? तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या करोगे, एफ है 40 GF और डिस्टेंस कितना है मिड पॉइंट से 40, सो 40 × 40 इज इक्वल टू, यहाँ पर फोर्स कितना है 80 और डिस्टेंस हमें नहीं पता, ले लो क्या, डी। तो डी इज इक्वल टू कितना, 40 × 40/80, ठीक है। तो 42 जा और 2 20 जा, तो 20 cm क्या, ऐसा मत लिखिएगा सिर्फ 20 cm, 20 cm क्या लिखोगे, राइट ऑफ फलक्रम या मिड पॉइंट जो भी, ठीक है, राइट ऑफ मिड पॉइंट। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, अगर राइट ऑफ मिड पॉइंट नहीं लिख रहे हो तो आप लिख लीजिएगा 20 cm क्लॉकवाइज, ऐसा लिखने से भी चलेगा, राइट, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है लेफ्ट। तो 20 cm आप ऑब्वियसली यहाँ रखोगे तभी तो क्लॉकवाइज होगा, और इससे पहले तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, कैसा होगा ऐसा है? ये पॉइंट के बाद ही आप क्लॉकवाइज डाल सकते हो ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम, यहाँ पर क्या ही करोगे जो क्लॉकवाइज होगा, फिर सेंटर के इस तरह, सेंटर के इस तरह भी करोगे तो क्लॉकवाइज आपको देखने को मिलेगा। ओके, हाँ, तो ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो, सी सॉ, सी सॉ में बैठे हो आप, हैं, अभी तक बैठते होगे आप तो, बचपन में तो बैठे ही होगे, अभी भी जाके पार्क में बैठ ही जाते होगे, हैं? लेकिन आप लोग जैसे, ये दो किनारा होता है बैठने के लिए, ठीक है, आप जैसे लोग कहाँ बैठते हो, बीच में बैठते हो, हैं? तो यहाँ फिजिक्स अप्लाई करते हो क्या, तो ऐसा मत करिएगा, डू नॉट ट्राई दिस एट पार्क। व्हेन अ बॉय वेइंग 20 kgs, देखो अभी जीएफ नहीं है, केजीएफ है, 20 kgs सिट एट वन एंड ऑफ ए 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ। तो मेरा सीसॉ क्या है, कितना है सीसॉ, 4 मीटर, तो ऑब्वियसली मेरा फलक्रम कहाँ होगा, 2 मीटर में। सीसॉ तो नहीं होगा ये 3, ये 1, कैसा होगा है, तो कांस्टेंट रहेगा ना पापा। तो ये जो है 2 cm होगा, और ये, सॉरी, हाँ, cm में क्या ही होगा, 2 मीटर, 2 cm में इतना, 4 cm का सीसॉ। तो when a boy weighing 20 kgs at one end of a 4 meter long seesaw, it get depressed at this end. Obviously, एक बैठेगा तो डिप्रेस होगा ना, डिप्रेस मतलब नीचे धसक जाएगा, ओके, तो एक ऊपर उठेगा। तो हाउ कैन इट बी बॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 kg? अब उसको स्थिर करने के लिए एक और मोटा इंसान आता है, ठीक है, 40 kgf पर्सन, ठीक है, 40 kgf पर्सन। तो अभी बना लिया आप फिगर, कर पाओगे ये वाला चीज, हाँ, देखते हैं क्या होगा। तो वही है, आपका 2 मीटर होगा, यहाँ पर मैंने, ये कॉर्नर में ही बैठेगा और बीच वगैरह में तो बैठेगा नहीं, ठीक, कॉर्नर में ही बैठा कौन,
20 kgf का इंसान, और वो फलक्रम से कितना दूरी में है, 2 मीटर के दूरी में। तो मैं कितने दूरी में रखूंगा, कितना, 40 kgf वाला इंसान को, जो मेरा सी सौ क्या रहेगा, बीच में रहेगा, किसी को उतरने नहीं देगा, ना ये उतरेगा ना ये उतरेगा, दोनों हवा में रहेंगे। ओके है, और फिर तुरंत 40 kgf वाला को उतर जाना चाहिए। तो इसके साथ बहुत बुरा होगा, है कि नहीं? ऐसा करते हो क्या तुम लोग, हैं? तो एक बार मैंने भी ऐसा ही किया था, करने का कोशिश किया, मैं खुद ही फंस गया। ओके, मैं ऐसे उतरने का कोशिश किया, उतरा तो जैसे ही मैं उतरा तो इसका फोर्स तो रहेगा ना पापा, ये नीचे धसक गया तो ये ऊपर धसक गया, तो मेरा एक पैर नीचे था एक पैर ऊपर था। ऐसा हो गया, ठीक है। तो गलत हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो ये कितना है, डी, राइट। तो इसमें लगा दीजिए मोमेंट ऑफ फोर्स, तो 20 × 2 इज इक्वल टू 40 × डी। समझ में आ रहा है? तो 20 × 2 40 और इज इक्वल टू 40 डी। तो डी इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर। तो ये हमेशा जो 40 kgf वाला इंसान है उसको आप कितने मीटर में रखोगे, 1 मीटर के डिस्टेंस में रखोगे, राइट। और 1 मीटर क्या होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, 1 मीटर क्लॉकवाइज, या फिर राइट ऑफ फलक्रम। समझ में आया क्वेश्चन कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, इट्स एन यूनिफॉर्म मीटर रूल 100 cm का, वेइंग 100 gf। ओके, ये रूल का भी वेट बताया, ठीक है, वेट का 100 gf, पाइवटेड एट सेंटर ओ, टू वेट 150 gf, यहाँ पर लगा देखिए 150 gf एंड 250 gf, hang from point A and B respectively of the meter rule such that OA is equal to 40 cm। ठीक है, OA 40 cm है और OB कितना है, 20 cm है। कैलकुलेट द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट O। O में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके वजह से होगा, 150 gf की वजह से होगा, A की वजह से होगा। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा बताइए, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट F इंटू डी। तो F कितना है, कितना है F 150 GF इंटू डी कितना है 40, 150 इंटू 40 बताओ कितना, 6000 नैनोमीटर। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, प्लस, हाँ मैं क्या बोला, सॉरी न्यूटन मीटर। ओके, तो 6000 न्यूटन मीटर। ओके, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, प्लस, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या, ये एक क्वेश्चन हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट, क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन दिखाएगा, बी दिखाएगा, है ना। तो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट वही एफ इंटू डी होगा, दैट इज, ठीक कर रहे हैं ना, तो किस में होगा, ओके हाँ जीएफ है ना, हाँ वो चले, ठीक है, जीएफ मीटर। ओके, सेंटीमीटर है क्या, जीएफ सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, एफ इंटू डी। एफ इंटू डी कितना होगा, 250 जीएफ इंटू डी कितना है 20 cm। ये कितना आएगा आंसर, क्लॉकवाइज है तो कितना आएगा आंसर, -1। नहीं बाबू, ठीक है, रुको एक मिनट, -5000 GF CM। ओके, सेम तब होगा जब वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सेटिस्फाई करता हो, वो नहीं कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में ही सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज होगा। अब एक तरफ वो झुकेगा, किसके तरफ झुकेगा बताइए, क्योंकि दोनों तो सेम नहीं है, तो किसके तरफ झुकेगा, आपका मीटर रूल जो है कैसा झुकेगा, इस तरफ झुकेगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6000 है और यहाँ पर 5000 है, तो वो थोड़ा उठ के होगा और ये थोड़ा
ऐसा नीचे गिरेगा, मतलब ऐसा होगा, होगा कि नहीं? ये सोच लीजिए आपका मिड पॉइंट है, तो ये 6000 की वजह से थोड़ा नीचे आ जाएगा और ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो आपका अगर थर्ड क्वेश्चन वही पूछा होगा, देखिए द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, मतलब द नेट मोमेंट वो पूछ रहा है। तो नेट मोमेंट क्या होगा? नेट मोमेंट हमारा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तभी तो वो नीचे घूम रहा है। समझ में आ रहा है? तो नेट मोमेंट हमारा, मेरे को बताओ नेट मोमेंट, ये देखिए +6000 है, और इसमें आप क्या करोगे? -5000 करोगे। 6000 -5000, तो आपका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो दैट इज पॉजिटिव कितना रहेगा? +1000 GFCM। तो ये प्लस के कारण आप बोल सकते हो कि आपका मीटर रूल क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट इज +1000 GFCM। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम O where 100 GF weight should be placed to balance the meter rule। अब हमको क्या करना है? मीटर रूल को बैलेंस करना है, और हम लोग को एक फोर्स दे दिया है, वो फोर्स क्या है? 100 GF। तो ये 100 GF मैं कहाँ लगाऊंगा बोलो तो, जो मेरा रूल को मैं बैलेंस कर सकता हूँ, इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ लगाऊंगा, तभी तो ये ऊपर उठा हुआ है, तो मैं एक थोड़ा वेट दूंगा तभी तो वो बैलेंस होगा। होगा कि नहीं है? तो आपको ये तो पता चलेगा कि 100 GF फोर्स जो है आपको कहाँ पे लगाना है? क्लॉकवाइज मैटर में लगाना है। ठीक है, तो आप यहीं पर 100 GF लगाओ, यहीं पर आपको 100 GF लगाना है। तो इसका फिर आपको सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा? 150 इंटू 40, ये तो ओ के इस तरफ का है। 150 इंटू 40 इज इक्वल टू, अब यहां पर दो आ गया, एक तो हमें पता है 250 इंटू 20, 250 इंटू 20 प्लस, अब 100 GF को मेरे को कहाँ रखना है वो पूछ रहा है। तो 100 GF इंटू क्या होगा? 100 GF इंटू क्या होगा? 100 GF इंटू क्या होगा? एक्स या डी, डी ले रहे हैं ना बाबा, डिस्टेंस। ओके, 100 GF इंटू डी, GF और एक्स दोनों एक साथ अच्छा नहीं। ओके, 100 GF इंटू डी। ओके, तो इज इक्वल टू 150 इंटू 40 कितना? 6000 इज इक्वल टू 250 इंटू 20 5000 प्लस 100 GF इंटू डी कितना होगा? 100 डी। क्लियर? तो ये 5000 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? 1000 इज इक्वल टू 100 डी, और डी इज इक्वल टू 1000/100 कितना? 10 सेंटीमीटर है क्या? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? तो ये जो 100 GF का मैं फोर्स दूंगा, ये कितना मीटर में होगा? 10 सेंटीमीटर में होगा। मीटर बोलोगे तो 0.1 मीटर होगा। राइट? आया समझ में आपको ये पूरा? क्वेश्चन बस इतना बड़ा है, कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी है। तो इससे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। फोर्स, हमने थ्योरी ज़्यादा है ये चैप्टर में, अगर आप न्यूमेरिकल बेसिस में देखें तो वही मीटर रूल के क्वेश्चंस हैं जो हमने कम से कम भी 7-8 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और जो 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है या MCQ में आ सकता है वो है क्या? टॉर्क के क्वेश्चन। एक फॉर्मूला दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर कपल पे क्वेश्चन आ सकता है। वही सेम फॉर्मूला है उनका भी। तो ये 1 मीटर में यू कैन एक्सपेक्ट, इस बार भी 1 मार्क में क्वेश्चन आया था। ओके, टॉर्क मतलब पिछले बार, राइट? और आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछते हैं आपके सर। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। ओके।